और वो 3 स्तर पे क्या कहते हैं काम करती है, फेडरल, कैंटोनल और कम्यूनल। वहाँ पे भी 2 चेम्बर्स मिलते हैं, जैसे भारत में आपके पास लोकसभा राज्यसभा है, यूके में भी आपके पास हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स है, वहाँ पे नेशनल काउंसिल आती है, 200 सीट्स हैं, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स आते हैं जिसके 46 काउंसिलर्स हैं। तो ये हो गया संसदीय व्यवस्था। इसमें कि हम ये देखते हैं, जो इसका एक बेसिक फीचर अगर हम देखें तो संसदीय व्यवस्था में आपको एक डिफरेंस मिलेगा बिटवीन द हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी राज्य के अध्यक्ष और सरकार के अध्यक्ष में नॉमिनल और रियल का डिफरेंस मिलता है। और क्या कहते हैं, जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका और विधायिका घनिष्ठ रूप से एक दूसरे के साथ संबंधित होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा प्रकार आता है जिसका हम कंपैरिजन आपके साथ करेंगे इसमें, वो है राष्ट्रपति व्यवस्था। सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप, अर्थात द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है ये सेपरेशन ऑफ पावर्स पर आधारित होता है, अर्थात अधिकारों के विभाजन पर आधारित होता है। इसको अगर आप सिंपली समझना चाहें तो इसका मतलब ये होता है कि अगर एक सदस्य लेजिस्लेचर के किसी एक सदन का मेंबर है, फॉर एग्जांपल अगर वो एक्स सदस्य लेजिस्लेचर के किसी एक सदन का मेंबर है, तो वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूटिव का भी मेंबर नहीं हो सकता है। मतलब विधायिका और कार्यपालिका के मध्य हमें क्या मिलता है, अधिकारों का विभाजन मिलता है। जो घनिष्ठ संबंध हमें संसदीय व्यवस्था में मिलता है कि कार्यपालिका जो है वो विधायिका से ही निकल के आ रही है, वो इस सिस्टम जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं होता है। यहाँ पे एक समय पे एक मंत्री दोनों सदन का सदस्य नहीं हो सकते। जैसे अगर आप इसको ऐसे समझिए कि जो प्रेसिडेंट है, यूएस का अगर हम एग्जाम्पल लें तो प्रेसिडेंट जो है वो लेजिस्लेचर के सदस्य नहीं होते। एग्जीक्यूटिव एक डिफरेंट ऑर्गन है और लेजिस्लेचर एक डिफरेंट ऑर्गन। अच्छा, इसके साथ कार्यपालिका विधायिका के समक्ष उत्तरदायी नहीं होती। राज्य का जो मुखिया है, सरकार का मुखिया भी वही होता है। मतलब एग्जीक्यूटिव जो है, पहली बात तो वो उत्तरदायी नहीं है विधायिका के प्रति। जैसे हम इंडिया में देखते हैं कि कांस्टेंट आंसरेबल होता है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के समक्ष, लेकिन ये चीज़ हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, अगर हम यूएस को एग्जाम्पल में लें तो वहाँ पे हमें एब्सेंट मिलती है। और जो हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, अर्थात राज्य के अध्यक्ष और सरकार के अध्यक्ष दोनों सामान्य होते हैं, दोनों एक ही होते हैं। यानी कि जो रियल एंड नॉमिनल हमें संसदीय व्यवस्था में मिलता है, वास्तविक और नामात्र की कार्यपालिका, यहाँ पे एकल एकीकृत कार्यकारी यानी सिंगल यूनिफाइड एग्जीक्यूटिव। अच्छा, इसके साथ विधायिका और कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वो हमें यहाँ पे फिक्स्ड मिलता है। यहाँ पे जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमने आपको बताया कि अगर अविश्वास पत्र पारित कर दिया जाए या अगर मेजॉरिटी लूज कर लेता है पार्टी जो है वो संसद में, तो वहाँ पे क्या होता है, उनकी सरकारें गिर जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। जब प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात होती है तो यहाँ पे फिक्स टेन्योर्स होते हैं और दोनों के, विधायिका का भी एक निश्चित कार्यकाल है और जो कार्यपालिका है उसका भी एक निश्चित कार्यकाल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि जो प्रेसिडेंट है उन्हें अपने पद से हटाया नहीं जा सकता। ये व्यवस्था जो की गई है इसे कहा जाता है इम्पीचमेंट, अर्थात महाभियोग। सो विधायिका जो है वो महाभियोग की जटिल प्रक्रिया रखी गई है, उसके माध्यम से कार्यपालिका को हटा सकती है। परंतु राष्ट्रपति जो है उनका कार्यकाल निश्चित होता है और स्थिर होता है। राष्ट्रपति के पास विधायिका के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति से पहले उसे भंग करने की कोई शक्ति नहीं है। जैसे कि अगर आप पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखेंगे, आपके पास इंडिया एग्जाम्पल है, आपके पास पाकिस्तान एग्जाम्पल है, तो इसमें क्या देखा जाता है कि जो राष्ट्रपति है उनके पास ये शक्ति होती है कि वह विधायिका का यानी लेजिस्लेचर का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही, उसकी समाप्ति से पहले ही उसे भंग करने की शक्ति रखते हैं। लेकिन जब हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आते हैं, जिसमें हम यूएस का आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, अमेरिका का, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे राष्ट्रपति के पास विधायिका को कार्यकाल पूर्ण होने से पहले या उसकी समाप्ति से पहले उसे भंग करने की कोई शक्ति नहीं है। अच्छा, मंत्रिमंडल जो है वह एक सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है एक राष्ट्रपति व्यवस्था में। अगर हम संसदीय व्यवस्था को देखेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं है। संसदीय व्यवस्था में आप क्या देखते हैं कि वहाँ पे जो कैबिनेट है उसका डिसीजन मेकिंग में यानी निर्णय लेने में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और अगर एक कोalition गवर्नमेंट है, मिली जुली
सरकार है तो वहाँ पे और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है निर्णयों का लेना, क्योंकि कैबिनेट के मंत्री जो है उनका अल्टीमेटली जो रिप्रेजेंटेशन है पार्टियों का, जो दल सरकार बना रहे हैं वो दलें जो है कैबिनेट में रिप्रेजेंट होती हैं, तो वो डिसीजन मेकिंग में उनकी एक विशेष भूमिका होती है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर इवन दो क्या कहेंगे शक्तिशाली होते हैं, येट वो कैबिनेट के साथ मिलकर निर्णयों को लेते हैं। बट जब राष्ट्रपति व्यवस्था में आप आते हैं, एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आते हैं, तो वहाँ पे जो कैबिनेट है वो एक सलाहकार निकाय के रूप में होता है, अर्थात उनका एक एडवाइजरी रोल होता है। उनका एडवाइस प्रेसिडेंट ले या ना ले ये भी प्रेसिडेंट के ऊपर निर्भर करता है। स्पेशली अगर आप थ्योरी को देखेंगे तो थ्योरी में यानी सैद्धांतिक तौर पर राष्ट्रपति व्यवस्था में मंत्रिमंडल का यानी कैबिनेट का कोई भी विशेष भूमिका नहीं है, और राष्ट्रपति जो होते हैं वो मंत्रिमंडल के वास्तविक स्वामी होते हैं। उनके फैसले सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। जैसे अभी हमने आपको संसदीय व्यवस्था में बताया कि वहाँ 3 प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। पहली जो होती है वो होती है राष्ट्रपति के प्रति अर्थात हेड ऑफ द स्टेट के प्रति, फिर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व। लेकिन यहाँ पे जब हम राष्ट्रपति व्यवस्था में आते हैं, अगर हम एक तुलना करें इसकी, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में मंत्री व्यक्तिगत रूप से सिर्फ राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं, जो अपनी इच्छा अनुसार उन्हें हटा भी सकते हैं। ये अधिकार राष्ट्रपति को मिलता है कि वो बिना उन्हें किसी वजह को दिए उन्हें पद से हटा भी सकते हैं। विधायिका जो है वो जांच समितियों द्वारा उनको जांच समितियों का गठन करके मंत्रियों पर कुछ अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण कर सकती है। मतलब आप इसे इस तरह समझिए कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वहाँ पे शक्तियों का विभाजन है, अधिकारों का विभाजन है, अधिकार यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स है। लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर्स का ये मतलब नहीं है कि लेजिस्लेचर अपने मन से मनमानी करे या एग्जीक्यूटिव अपनी मनमानी करे। इन दोनों को और जुडिशरी भी इनफैक्ट इन तीनों का आपस में तालमेल जो होता है वो होता है चेक्स एंड बैलेंसेस के थ्रू। चेक्स एंड बैलेंसेस मतलब एक उनके ऊपर जांच समितियां जो है विधायिका उनका गठन कर सकती है कि एक तरह से ये इनडायरेक्ट कंट्रोल यानी कि अप्रत्यक्ष नियंत्रण का एक तरीका है जो विधायिका कार्यपालिका पे रख सकती है, और जो न्यायपालिका है वो विधायिका और कार्यपालिका दोनों पे रख सकती है। अच्छा, इसके साथ ही साथ राजनीतिक एकरूपता जो है उसको यहाँ पे राष्ट्रपति व्यवस्था में ज़रूरी नहीं समझा। जैसे हमने आपको संसदीय व्यवस्था में बताया कि पॉलिटिकल होमोजेनिटी अर्थात राजनीतिक एकरूपता जो है उसे महत्वपूर्ण समझा जाता है कि जो सिमिलर आइडियोलॉजी के, जो सेम विचारधारा के लोग होते हैं वो पार्टियों से जुड़ते हैं और फिर वो कंटेस्ट करते हैं इलेक्शंस और फिर वो सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। बट राष्ट्रपति व्यवस्था में राजनीतिक एकरूपता को ज़रूरी नहीं समझा जाता है। राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने का अधिकार मिलता है। वो ये भी देख सकते हैं कि वो विभिन्न उन दलों से भी अगर उन्हें लगता है कि कोई संबंधित व्यक्ति है जो किसी विभिन्न क्षेत्र में प्रतिष्ठित है या किसी उच्च पद पे नियुक्त है, तो उन्हें लगता है कि वो एक एडवाइस अच्छी दे सकता है, तो वह उसे भी अपनी जो कैबिनेट है उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकता है। तो अगर हम राष्ट्रपति व्यवस्था को कंपेयर करेंगे एक संसदीय व्यवस्था से, तो हमें एक मेजर डिफरेंस मिलता है दोनों के मध्य। हम ये देखते हैं कि जो राष्ट्रपति व्यवस्था होती है वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के मध्य, अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है ये एक दूसरे पे म्यूचुअल चेक्स एंड बैलेंसेस के थ्रू एक कंट्रोल, अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं। अगर आप एग्जाम्पल लें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, तो वहाँ पे हम ये देखेंगे कि संविधान द्वारा ही ये कहा गया है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट, राज्य के अध्यक्ष और सरकार के अध्यक्ष एक ही होंगे, जो संसदीय व्यवस्था में आपको नहीं मिलता है। संसदीय व्यवस्था में हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट जो है वो डिफरेंट होते हैं, और ये जो डिफरेंस है ये यहाँ ही नहीं, ये सिर्फ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में भी एक तरह से रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंटली अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों में कार्य करते हैं। तो बच्चों, आज जो हमने आपके साथ डिस्कस किया उसमें हमने आपके साथ सबसे पहले लिया जो मिलिट्री रिजीम्स होती हैं उनके बारे में, जिसमें हमने आपको बताया कि जैसे विकासशील जो राज्य हैं, जो इंडिपेंडेंस के बाद जो जिनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिन्हें इंडिपेंडेंस मिली,
वो जब उभर के आए तो वहाँ पे ये देखा गया कि जो मिलिट्री रिजीम्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स थे वो वीक थे, और इसलिए डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने में, वहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट करने में बहुत समस्या आई। ये बेसिकली एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राज्य थे। फिर हमने आपको सिविलियन गवर्नमेंट्स के बारे में बताया। इसके साथ ही साथ हमने आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम की जो मुख्य विशेषताएं थी वो बताया, और आपको एग्जाम्पल में बताया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसे इंडिया और यूके का है, ब्रिटेन का है, और राष्ट्रपति व्यवस्था जैसे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम जैसे कि यूएसए का है। तो इसमें हमें क्या मिलता है, अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हम देखेंगे कि राष्ट्रपति व्यवस्था संसदीय व्यवस्था से कम्प्लीटली भिन्न। अब हम अगले सेशन में बच्चों आपके साथ और टॉपिक्स लेके आएंगे जिसमें हम यूनिटरी और फेडरल फीचर्स भी करेंगे, कि जो राज्य जहाँ पे संघीय व्यवस्था मिलती है और जहाँ पे एकात्मक व्यवस्था मिलती है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते बच्चों।